नाज़रीन आदाब, नाइट खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर हेडलाइंस पर। वजारत आयुष के नए फरमान पर तनाज़ा। 21 जून को आलमी यौम योग पर हिस्सा लेने वालों को लफ्ज ओम का जाप करना होगा जरूरी। मुख्तलिफ रद्दमल आए सामने। सामने आया मुलायम सिंह का अमर प्रेम। समाजवादी पार्टी से मिला राज्यसभा का टिकट। वेणी प्रसाद वर्मा समेत 6 लोग भी राज्यसभा के उम्मीदवार। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले में एनआईए की कार्रवाई। मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। दिल्ली नगर निगम की 13 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात। आप को 5, कांग्रेस को 4, बीजेपी को 3 सीटों पर कामयाबी। एक पर आजाद उम्मीदवार ने मारी बाजी। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का वजीर आला नीतीश कुमार पर हमला। कहा, मौजूदा हुकूमत में शहाबुद्दीन जैसे मुजरिमों का कद बढ़ा। बिहार में सदर राज का किया मुतालबा। सदर राज खत्म होने के बाद उत्तराखंड में अक़लियती फरोग के कामों में आई तेजी। सियासी बहरान के दौरान रुके हुए थे सब काम। और आइए पहले बात करेंगे योग की। जी हां, 21 जून को मनाए जाने वाले आलमी यौम योग को लेकर वजारत आयुष ने नया फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक यौम योग के दौरान ओम मंत्र को जपना जरूरी होगा। पेश है ये रिपोर्ट। इक्कीस जून को पूरी दुनिया में मनाए जाने वाले आलमी यौम योग को लेकर वजारत आयुष के नए फरमान से तनाजा बढ़ सकता है। वजारत ने हुक्म दिया है कि 21 जून को योग के दौरान लफ्ज ओम का जाप करना जरूरी होगा। जराये के मुताबिक वजारत ने इस मुतालिक पूरी तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 21 जून को योग के दौरान लफ्ज ओम का जाप योग में हिस्सा लेने वाले हर शख्स के लिए जरूरी होगा। वजारत आयुष की प्रेस रिलीज के मुताबिक यौम योग पर कुल 45 मिनट का प्रोग्राम होगा। इसमें 6 मिनट कंधे और गर्दन से जुड़े आसन होंगे, 2 मिनट की प्रार्थना होगी। इसके बाद 23 योग के आसन किए जाएंगे। वजारत आयुष ने फरमान तो जारी कर दिया है, लेकिन इसके मुख्तलिफ रद्द अमल सामने आ रहे हैं। अदाकार अनुपम खेर जहां इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम मजहबी रहनुमा रशीद फिरंगी महली ने कहा कि यह फैसला अकीदत के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस भी इस फैसले के खिलाफ है। I think International Yoga Day has brought our reputation all over the world fantastically. Wherever I go, it was performed on International Day almost in more than 100 countries. And this is yoga हिंदुस्तान देश को विदेश को हमारी देन है। और योगा के साथ ओम शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। आप कोई भी योगा का आसन करते हैं, और बल्कि आपके साथ मैं अभी भी चांट भी कर सकता हूँ, हरि ओम। बट अगर इसको कंट्रोवर्सी ना बनाई जाए तो मेरे ख्याल से बेटर है। तो टिप्पणी तो होती रहेगी। टिप्पणी करना कुछ लोगों का पेशा बन गया है, उनको टिप्पणी करने दीजिए। बाकी जिनको नहीं करना है ओम, वो ना करें, वो सांस बंद करके योगा कर लें। योगा से पहले ओम कहना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम ये समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये एक सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को काम नहीं करना चाहिए। इस वजह से ओम योगा में कंपलसरी करना गवर्नमेंट की तरफ से हम समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अपने इस फैसले को हुकूमत को वापस लेना चाहिए। ओम की अनिवार्य कर रहे हैं, जो ओम को अनिवार्य रूप से कहने वाले हैं वो जरूर उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन इस तरह से प्रोग्राम को चलाया जाना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सब लोग उसमें शामिल हों। और क्योंकि उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि हर व्यक्ति वो योग करे और उसका लाभ मिले।
वाज़ेह कि पहली मर्तबा 21 जून 2015 को आलमी यौम योग मनाया गया था। इसका आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में यूएन काउंसिल में अपने खिताब से किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात पठानकोट हमले की। पठानकोट दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड और जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इंटरपोल ने मसूद अजहर के भाई रऊफ और कलीदी हैंडलर काशिफ जान के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। पठानकोट एयरबेस हमला मामले में हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने की हिंदुस्तान की अर्जी पर यूएन में चीन की जानिब से रखना डालने के बाद इंटरपोल के एक्शन से थोड़ी राहत मिली है। इंटरपोल ने मसूद अजहर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। मसूद अजहर पठानकोट एयरबेस में हुए दहशतगर्दाना हमले का मास्टरमाइंड है। जराये के मुताबिक मामले की जांच कर रही एनआईए ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। सीबीआई ने इंटरपोल से राब्ता कायम किया और हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार किया। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने मसूद अजहर को कॉर्नर करने की बड़ी कोशिश की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से उसके अगेंस्ट सैंक्शंस इंपोज करने की कोशिश की। दोनों बार उसको चाइना ने टेक्निकल वीटो के माध्यम से बचाया, जबकि सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है इंक्लूडिंग चाइना कि वो बहुत बड़े पैमाने पर पठानकोट अटैक में इन्वॉल्व था। रेड कॉर्नर नोटिस अब इलेक्ट हो गई। अब सभी देशों की मैं समझता हूँ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मसूद अजहर को अगर उनकी टेरिटरी पे हैं तो अरेस्ट करें और भारत के हवाले करें। इसके साथ ही दाऊद इब्राहिम के साथी जावेद चिकना के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर मसूद अजहर की गिरफ्तारी का दबाव भी बनाया गया था, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। हमले की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात भी मुस्तरद हो गए थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हमले की तफ्तीश के लिए हिंदुस्तान आई जेआईटी ने दावा किया था कि पाकिस्तान का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। अब इंटरपोल के इस कदम का पाकिस्तान पर कितना असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन नामों का ऐलान किया। इसके साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। दूसरा नाम है श्री अमर सिंह। राज्यसभा के लिए बेनी प्रसाद और अमर सिंह के अलावा दीगर 5 अफराद के नामों का ऐलान किया गया है। ये नाम है अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, संजय सेठ, सुखराम सिंह यादव, रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद व अरुण प्रताप सिंह। पहला नाम है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, दूसरा नाम है श्री अमर सिंह, तीसरा नाम है संजय सेठ, चौथा नाम है सुखराम सिंह यादव, पांचवा नाम है रेवती रमन सिंह, छठवां नाम है श्री विशंभर प्रसाद निषाद, सातवां नाम है अरविंद प्रताप सिंह। समाजवादी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की सदारत में हुई समाजवादी पार्टी की मेंबरान पार्लियामेंट की एक मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। गौरतलब है कि अभी कुछ दिनों पहले ही बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बेनी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान की लगातार बयानबाजी की वजह से अमर सिंह के रास्ते को इतना आसान नहीं माना जा रहा था। वहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए समाजवादी पार्टी ने इन 8 नामों पर मोहर लगाई है। बलराम यादव, शत्रुधर प्रसाद, यशवंत सिंह, बुक्कल नवाब, राम सुंदर दास निषाद, जगजीवन प्रसाद, कमलेश पाठक, रणविजय सिंह। श्री बलराम यादव, दूसरा नाम है शत्रुघ्न प्रकाश,
शत्रुघ्न प्रकाश बनारस वाले। तीसरा नाम है श्री जसवंत सिंह। चौथा नाम है बुक्कल नवाब। पांचवा नाम है राम सुंदर दास निसार और छठवां नाम है जगजीवन प्रसाद। जगजीवन को जानते हो? बाबूजी। सातवां नाम है श्री कमलेश पाठक और आठवां नाम है श्री रणविजय सिंह गोंडा। अपनों की मुखालिफत के बावजूद समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को साइकिल पर सवार करके राज्यसभा तो भेज दिया, लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी के इस फैसले से क्या अंदरूनी चल रहा खलफिशार खत्म हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एमसीडी ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का ऐलान हो गया है। आपने 5 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 3 सीटें मिली हैं, जबकि एक आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। एमसीडी के 13 वार्डों के इंतखाबात के नतायज में आपको 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के हिस्से में 4 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी को 3 सीट पर ही इक्तिफा करना पड़ा है। तेहखंड, मटियाला, नानकपुरा, बल्ली मारान और विकास नगर सीट से आम आदमी पार्टी जीती है। झिलमिल, कमरुद्दीन नगर, खिचड़ीपुर और मुनरिका सीट कांग्रेस को मिली है। नवादा, वजीरपुर और शालीमार बाग से बीजेपी की जीत हुई है। वहीं भाटी माइंस से आजाद उम्मीदवार ने बाजी मारी है। इंतखाबात के नतायज पर मुख्तलिफ पार्टियां अपने अपने अंदाज में तबसरा कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस इंतखाब में उसने बहुत कुछ सीखा है। सीटें तवक्को से कुछ कम मिली हैं, लेकिन बड़ी पार्टी बनकर उभरना अच्छी शुरुआत है। निश्चित रूप से इस चुनाव के परिणाम आम आदमी पार्टी की अपेक्षाओं से थोड़ा कम है। ज्यादा तो नहीं, पर कुछ एक सीटें अनुमानित और अधिक आने की अपेक्षा थी हमारी, और इसके लिए आम आदमी पार्टी अपने जिन विधानसभाओं के वार्डों में ये चुनाव हुए हैं, वहां के विधायक साथियों के साथ संवाद करेगी। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, जबकि बीजेपी अपनी पार्टी के मुजाहरे से मायूसी छुपाते हुए आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस यहाँ पे 4 सीटें जीती है, खासतौर पे क्योंकि ये 13 ऐसी सीट जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे थे, जहाँ पे कांग्रेस आज तक इतिहास में कभी नहीं जीती है। 2007 में भी हम नहीं जीते, 2012 में भी हम एक भी सीट यहाँ पे नहीं जीते, और अभी भी सबसे ज्यादा वोट्स कांग्रेस को मिल रही हैं। और यहाँ पर 4 सीट्स हमारी, और इंडिपेंडेंट भी शायद कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक जीत है कांग्रेस की। सबसे ज्यादा सीटें दिल्ली में कांग्रेस की आई हैं। सिटी के बाई इलेक्शन से मैं इनको कोई बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं देता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 13 सीटों के ऊपर है और अभी साल 6 महीने में इलेक्शन होने ही वाले हैं। फिर भी कह नहीं सकते, मैं समझता हूँ कि बीजेपी इन इलेक्शनों में पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। बहरहाल एमसीडी के ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम पार्टियों के दावे एक तरह से सेहतमंद साबित नहीं हुए और अवाम ने किसी को भी क्लीन स्वीप का मौका फराहम नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
एमसीडी ज़िमनी इंतखाबात के नताज का हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने जायजा लिया है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 13 वार्डों के ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर और कांग्रेस ने 4 सीटों और बीजेपी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। आप देख सकते हैं, ये चार्ट हमारे सामने है, और अन्य 1 सीट पर कामयाबी हासिल की है। कुल इस तरह से 13 वार्डों के इलेक्शन का नतीजा सामने आ चुका है। अगर हम वोट और परसेंटेज की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 30% वोट फीसदी हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 34.11% वोट हासिल की है। कांग्रेस पार्टी ने 24.87% वोट हासिल किए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने एक बार अपनी खोई हुई ज़मीन वापस लाने की कोशिश की है और उसमें थोड़ी सी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है। जिस तरह से कम सीटें आई हैं, 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है 13 सीटों में, जबकि होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी को जो पहले वाली सीटें थी वही कम से कम वापस आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी लाने में कामयाब नहीं रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ी और उसने 5 सीटों पर कॉर्पोरेशन की कामयाबी हासिल की है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह से दिल्ली में उसकी सरकार है और मेंबर असेंबली 67 हैं, ऐसे में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कामयाबी उसकी बहुत ताज्जुब नहीं है, लेकिन कामयाबी एक बड़ी कामयाबी है। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं वो संतुष्ट नहीं है इस कामयाबी पर, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो अजय माकन इसका सेहरा जो है राहुल गांधी को दे रहे हैं कि ये सारी कोशिश राहुल गांधी की रही है कांग्रेस की कामयाबी में। तो एक बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई ज़मीन वापस ला रही है, और वहीं 2017 में होने वाले इंतखाबात में कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर कॉर्पोरेशन इंतखाबात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आए, क्योंकि जो कामयाबी अभी इसको मिली है वो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली से ईटीवी के लिए कैमरामैन गौरव के साथ मैं एहतशामुल हसन। खबरनामा जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करेंगे नीतीश कुमार की। मुल्क में संघ आजाद हिंदुस्तान का नारा देने के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अचानक अपने बयान से पलटी मार ली है। नीतीश ने कहा कि इन्होंने संघ की जहनीत की मुखालफत की थी, लेकिन लोगों ने खुद ये नारा बना लिया। इस विचार से मुक्त नहीं कराएंगे जिसको लोगों ने आर्टिकुलेट कर दिया संघ मुक्त। हमने तो उस विचार की बात कही, हम न किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी बोलते, हमको कोई लेना देना नहीं किसी व्यक्ति से। विचार अगर हमें पसंद नहीं है तो उसकी तो मुखालफत करेंगे, हम दावेदारी करेंगे। हम इतने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हम नहीं हैं, ऐसी मूर्खता हम नहीं करने वाले हैं, ऐसी बेवकूफी भी नहीं कर सकते हैं। अगर बेवकूफ रहते तो जनता 3 बार हमको जिताती। तो असली जो भागवत जी कहें समीक्षा करेंगे, ये सब होगा 2019 के बाद। जब दोबारा आ जाएंगे तो ये जितना आरक्षण है ना, दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का, इसको खत्म करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी तो सिग्नल दे दे रहा है। ये जितनी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वोट के लिए, 7.5 साल साथ थे, कुछ करने की जरूरत उन लोगों को नहीं पड़ती। करने के लिए तो हम थे ही। गधा के ऊपर 6 मन बोझ हो या 9 मन बोझ हो, बात बराबर है। तो काम तो करते रहिए। उधर देखते थे कि आनंद से लोग मीडिया में बयान जरूर देते थे और उसके बाद इत्मीनान से या तो चादर तान कर सोते थे या अपने संगठन का काम। सर से मैं एक्साइटेड हूं कि भाई ये भी संभव है समाजवादियों में, एक युक्ता संभव है। कभी कभी बीच बीच में हम राजनीतिक स्तर पर कोशिश करते हैं, मुंह की खाते हैं या नहीं खाते, माला तक पहना दिया, भाग गए। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने वजीर आला नीतीश कुमार पर तनकीद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को तकसीम कर दिया है।
मौजूदा हुकूमत में पुलिस पर भी पासवान ने सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ की पुलिस हुकूमत के इशारे पर काम कर रही है। वहीं शहाबुद्दीन व आदित्य के मामले में पासवान ने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। MLC मनोरमा देवी की खुदसुपुर्दगी पर पासवान ये कहना नहीं भूले कि खुदसुपुर्दगी से एक मरतबा फिर बिहार में जंगल राज नजर आने लगा है, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि बिहार में सदर राज नाफिज कर दिया जाए। आप लोगों का जब प्रेशर पड़ा है, सब लोगों के प्रेशर पड़ा है, तब जाकर के इन्होंने जैसे CBI का जांच करने का आदेश दिया है। CBI का जांच का आदेश दिया है तो हम लोग पहले से मांग कर रहे थे तुम्हारी सरकार निकम्मी है, प्रशासन को निकम्मी बनाकर दिया है, CBI का जांच कराओ। तो अब तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि बिहार की सरकार से सही जांच नहीं हो सकता है। इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो बिहार में कानून व्यवस्था की जो हालत चरमरा गई है, वो कानून व्यवस्था को सबसे पहले उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिहार में अभी भी हमारी अपनी बिल्कुल राय है, स्पष्ट राय है, हमारी पार्टी की राय है कि हम बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वो मिली भगत है, राजवल्लभ यादव हो या मनोरमा देवी हो, सरेंडर करने का मतलब ही है कि मिली भगत है, सेटिंग कर लेता है, खत्म हो गया। इसमें तो सीधी सी बात है। हर क्रिमिनल का कद बढ़ गया है, जब से ये सरकार बनी है हर अपराधी का जो है, साहेबुद्दीन क्या सबका कद बढ़ गया है, किसका कद नहीं बढ़ा है। मरकजी वजीर बराए खवातीन और अतफाल बहबूद ने ड्राफ्ट लॉन्च किया है। खवातीन की तरक्की के लिए देही इलाकों में तवज्जो दी जाएगी। सेहत और हिफाजत और खुराक पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। खवातीन की तालीम और माशी बहरान पर में तब्दीली लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। वहीं इंतजामिया में खवातीन को तरजीह दी जाएगी। And this policy that has been made with consulting a lot of women, lawyers, journalists, bureaucrats, women who work and women who don't, and to see what we can do in terms of defining government action in the next 15-20 years. Ministry is also considering putting an app which has been invented but it's not in the market as yet, which we're going to negotiate for, which is an app that if you press the button, the 10 people nearest to you. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं तिरछी नजर के साथ, और साथ ही आपको बता दें आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।